दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। एक ऐसा सफर जिसके बारे में सोचकर ही बड़े बड़े साइंटिस्ट का सर चकरा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े गल्पर की, ब्लैक होल की। सोच के देखो, अगर गलती से या चलो मान लो फ्यूचर में किसी और एडवांस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर आप एक ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच गए और फिर धड़ाम आप उसमें गिर गए, क्या होगा? क्या आप दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाओगे? क्या टाइम ट्रेवल करोगे या फिर कुछ बहुत ही अजीब और डरावना? आज की इस वीडियो में हम इसी व्हाट इफ के सिनेरियो को एक्सप्लेन करेंगे। आज हम देखेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये राइड होने वाली है माइंड बेंडिंग। हम बात करेंगे इवेंट होराइजन की, स्पगेटिफिकेशन की, जी हाँ स्पगेटी, और आखिर में उस अल्टीमेट अंजाम की, द सिंगुलैरिटी। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लैक होल क्या चीज है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ब्लैक होल नाम से लगता है कि ये स्पेस में कोई काला गड्ढा होगा, राइट? पर ऐसा नहीं है। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा स्टार, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा और भारी। जब ये स्टार ओल्ड हो जाता है तो उसका फ्यूल खत्म होने लगता है, और जब फ्यूल खत्म होता है तो स्टार अपने ही बोझ तले, अपनी ही ग्रेविटी के कारण अंदर की तरफ दबने लगता है, कोलैप्स होने लगता है। ये कोलैप्स इतना जबरदस्त होता है कि स्टार का सारा मास एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिकुड़ जाता है, इतनी छोटी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोचो, एक पूरा स्टार का मास एक राई के दाने से भी छोटी जगह में। इससे बनता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि कुछ भी उससे बच नहीं सकता, इवन लाइट भी नहीं। जी हाँ, रोशनी भी नहीं। और जब रोशनी ही बाहर नहीं आ सकती तो वो जगह हमें कैसे दिखाई देगी? बिल्कुल काली। दैट्स व्हाई इसका नाम है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल्स भी अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ होते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल्स, जो बड़े स्टार्स के मरने से बनते हैं। इनका मास हमारे सूरज से 5 से लेकर 20-30 गुना तक हो सकता है। फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये हैं असली दानव। इनका मास लाखों, करोड़ों या अरबों सूरज के बराबर हो सकता है। हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल छुपा होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ऐसा ही सुपर मैसिव ब्लैक होल छुपा है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। तो अब जब हमें ब्लैक होल का बेसिक आइडिया लग गया है, तो चलो अब उसमें गिरने की कल्पना करते हैं। अब मान लेते हैं आप एक एस्ट्रोनॉट हो और आपका स्पेसशिप खराब हो गया और आप सीधे एक ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे हो। डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाओगे, सबसे पहली अजीब चीज जो आपको नोटिस होगी वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल की सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी अपने आसपास के स्पेस को ऐसे बेंड कर देती है जैसे कोई लेंस लाइट को बेंड करता है। तो आपको ब्लैक होल के पीछे के स्टार्स अजीब शेप्स में दिखेंगे, उनकी लाइट मुड़ती हुई नजर आएगी। शायद एक ही स्टार आपको 2-3 अलग अलग जगह दिखे। ऑसम, राइट? बट ऑल्सो क्रीपी। अगर ब्लैक होल एक्टिव है, यानी वो आसपास की चीजों को निगल रहा है, तो आपको शायद एक्रीशन डिस्क भी दिखे। ये क्या होती है? जब गैस, धूल या टूटे हुए तारे ब्लैक होल की तरफ गिरते हैं तो वो सीधे अंदर नहीं जाते, वो ब्लैक होल के चारों तरफ बहुत तेज स्पीड से घूमने लगते हैं, एक फ्लैट डिस्क की तरह। फ्रिक्शन की वजह से ये डिस्क इतनी गर्म हो जाती है कि वो एक्स रेज और दूसरी हाई एनर्जी रेडिएशन छोड़ने लगती है। ये एक्रीशन डिस्क यूनिवर्स की सबसे ज्यादा चमकदार चीजों में से एक हो सकती है। देखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही खतरनाक भी। इसकी गर्मी और रेडिएशन ही आपको भून कर रख सकती है। और जैसे जैसे आप और पास जाओगे, एक और इफेक्ट महसूस होने लगेगा, टाइडल फोर्सेस। अब ये टाइडल फोर्सेस क्या है? बेसिकली ब्लैक होल की ग्रेविटी आपके शरीर के हर हिस्से पर अलग अलग जोर से लगेगी। अगर आप पैरों के बल ब्लैक होल की तरफ गिर रहे हो तो आपके पैरों पर ग्रेविटी आपके सर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपके पैर ब्लैक होल के सेंटर के थोड़े ज्यादा करीब हैं। ये ऐसी ही बात है जैसे चंद्रमा की ग्रेविटी अर्थ पर टाइड्स लाती हैं। समुद्र का पानी एक तरफ से ज्यादा खींचा जाता है, लेकिन ब्लैक होल के पास ये इफेक्ट अरबों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आपका अंजाम इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के ब्लैक होल में गिर रहे हो, एक छोटू स्टेलर मास ब्लैक होल में या एक विशाल सुपर मैसिव ब्लैक होल में। अगर आप एक स्टेलर मास ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे हो जिसका मास समझो सूरज से 10 गुना ज्यादा है,
तो टाइडल फोर्सेस इतनी जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि आपका स्पैगेटिफिकेशन शुरू हो जाएगा और ये इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही हो जाएगा। स्पैगेटिफिकेशन नाम सुन के हंसी आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। इसका मतलब है आपके शरीर पर लगने वाली अनइवन ग्रेविटी आपको खींचकर लंबा करना शुरू कर देगी, जैसे आप एक स्पैगेटी या नूडल्स हो। आपके पैर आपके सर से इतनी तेजी से नीचे खींचे जाएंगे कि आपका शरीर पतला और लंबा होता चला जाएगा और साइमल्टेनियसली साइड से आपको ऐसा निचोड़ा जाएगा जैसे टूथपेस्ट को ट्यूब से निकालते हैं। लिटरली आप एक इंसानी स्पैगेटी बन जाओगे। ये बहुत ही दर्दनाक और क्विक एंड होगा। आपका कचूमर नहीं, स्पैगेटी बन जाएगा। सॉरी फॉर द ग्राफिक इमेज, बट फिजिक्स यही कहती है। इस केस में आप इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस करने से पहले ही डिसइंटीग्रेट हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत या बदकिस्मती आपको एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तरफ ले जाती है, जैसे हमारी गैलेक्सी के सेंटर वाला सेजिटेरियस ए, तो पिक्चर थोड़ी अलग है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े होते हैं कि उनका इवेंट होराइजन भी बहुत बड़ा होता है एंड कंपैरेटिवली उनके इवेंट होराइजन पर टाइडल फोर्सेस उतनी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल जितना बड़ा होगा उसका इवेंट होराइजन उसके सेंटर या सिंगुलैरिटी से उतना ही दूर होगा और टाइडल फोर्सेस डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से बदलती हैं। तो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर आपके सर और पैरों के बीच ग्रेविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होगा कि आपको तुरंत ही स्पैगेटी बना दे। इसका मतलब आप शायद इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाओगे बिना किसी खास ड्रामा के। आपको शायद पता भी ना चले कि आपने वो पॉइंट क्रॉस कर लिया है जहां से वापसी इम्पॉसिबल है। क्यों? ये बहुत क्रीपी है ना? एक अनजान सा दरवाजा जिसे आपने पार कर लिया और आपको भनक तक नहीं लगी। हाँ, लेकिन गलत मत समझना, स्पैगेटिफिकेशन यहाँ भी होगा, लेकिन इवेंट होराइजन क्रॉस करने के काफी बाद जब आप सिंगुलैरिटी के बहुत करीब पहुंच जाओगे तो सुपर मैसिव ब्लैक होल आपको थोड़ी और जिंदगी देता है, पर अंजाम वही है। तो आखिर ये इवेंट होराइजन है क्या चीज? इसे घटना क्षितिज भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये ब्लैक होल के पास की वो बाउंड्री है, वो इनविजिबल लक्ष्मण रेखा जिसके अंदर से कुछ भी, इवन लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। इट्स अ वन वे डोर। आप अंदर जा सकते हो पर बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। इमेजिन करो एक नदी है जो बहुत तेजी से वाटरफॉल की तरफ बह रही है। आप एक नाव में हो। शुरू में नदी बहुत धीरे धीरे बह रही है, आप वापस ऊपर की तरफ आ सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप झरने के करीब जाते हो पानी की स्पीड बढ़ती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पानी की स्पीड आपकी नाव की मैक्सिमम स्पीड से भी कहीं ज्यादा हो जाती है। बस वही है इवेंट होराइजन। उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप झरने में खुद को गिरने से नहीं बचा सकते। ब्लैक होल में लाइट की स्पीड से भी तेज जाना होगा इवेंट होराइजन से बचने के लिए, जो आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से इम्पॉसिबल है। तो जब आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हो तो क्या होता है? आपके लिए उस पर्टिकुलर मोमेंट में शायद कुछ ड्रामेटिक ना हो, कोई दीवार नहीं, कोई करंट का झटका नहीं, आप फ्री फॉल में होते हो जैसे स्काई डाइविंग करते वक्त। लेकिन यहाँ से शुरू होता है टाइम का खेल, टाइम डायलेशन। अगर कोई आपको दूर से एक सेफ डिस्टेंस से टेलीस्कोप से देख रहा हो तो उनके लिए कहानी बिल्कुल अलग होगी। जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के पास जाओगे उन्हें लगेगा कि आपकी स्पीड धीमी होती जा रही है, धीमी और धीमी और धीमी। ऐसा लगेगा जैसे आप इवेंट होराइजन पर फ्रीज हो गए हो और आपकी इमेज भी उन्हें लाल दिखने लगेगी, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट की एनर्जी को खींच लेती है, उसकी वेवलेंथ को लंबा कर देती है। उन्हें लगेगा कि आपको इवेंट होराइजन क्रॉस करने में अनंत काल लग जाएंगे। वो आपको कभी भी इवेंट होराइजन क्रॉस करते हुए नहीं देखेंगे। आप उनके लिए हमेशा उस एज पर अटके रहोगे, एक फ्रोजन इमेज की तरह। लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से आपके लिए टाइम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होगा। आप अपनी घड़ी देखोगे, वो बिल्कुल टिक टिक करती हुई नॉर्मल चल रही होगी। आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि बाहर वालों के लिए आप एक फ्रोजन रेलिक बन चुके हो। माइंड ब्लोन, राइट? एक ही इवेंट, दो अलग अलग सच्चाई, एंड दैट्स आइंस्टीन्स रिलेटिविटी फॉर यू। दोस्तों, समय यानी टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये ऑब्जर्वर की स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो अब आप इवेंट होराइजन के अंदर हो। कांग्रेचुलेशंस, यहाँ से आपकी किस्मत सील हो चुकी है। आप सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो और कोई रास्ता नहीं है,
अंदर का नजारा कैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इवेंट होराइजन क्रॉस करते ही सब कुछ एकदम काला हो जाएगा। शायद नहीं। अगर ब्लैक होल लगातार चीजें खा रहा है तो उन चीजों से निकलती हुई लाइट अभी भी आप तक पहुंच सकती है, कम से कम कुछ देर तक, लेकिन वो लाइट बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगी। आपको शायद अपने पीछे पूरा यूनिवर्स एक छोटे से विंडो में दिखे जो ब्लैक होल की ग्रेविटी से बेंड हो गया है। जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के करीब जाओगे, स्पेस टाइम इतना ज्यादा वॉर्प हो जाता है कि आगे बढ़ने का मतलब ही सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ना बन जाता है। आप राइट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ, हर पॉसिबल डायरेक्शन आपको सिंगुलैरिटी की तरफ ही ले जाएगी। इन दिस केस ऑल पाथ्स लीड्स टू सिंगुलैरिटी। और अगर आप सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरे थे और अब तक स्पैगेटिफिकेशन से बचे हुए थे, तो अब आपका वो ग्रेस पीरियड खत्म होने वाला है। जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के और पास जाओगे, टाइडल फोर्सेस बढ़ती जाएंगी और बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी, और आखिरकार आप भी स्पैगेटी बन जाओगे, और वो भी बहुत ही ब्रूटली। आपके हर एक एटम को अलग कर दिया जाएगा। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि आप शायद अपनी आंखों के सामने स्पेस को एक डायरेक्शन में और टाइम को दूसरे डायरेक्शन में बहता देखोगे। इट्स बियॉन्ड वियर्ड, हमारे रोजमर्रा के अनुभव से इतना अलग कि हम शायद उसको समझ भी ना पाएं। और फिर आप पहुंचते हो सिंगुलैरिटी पर। ये ब्लैक होल का सेंटर है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ब्लैक होल का सारा मास कंसंट्रेटेड है, एक पॉइंट जिसका वॉल्यूम 0 है लेकिन डेंसिटी इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या होता है? सच तो ये है कि हमें ठीक से कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर जनरल रिलेटिविटी यानी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स आपस में टकराते हैं, और अभी तक हमारे पास ऐसी कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है जो इन दोनों को एक साथ समझ सके। सिंगुलैरिटी पर स्पेस और टाइम जैसे हम उनको जानते हैं वो अपना मतलब खो देते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यहाँ पर स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। आपका क्या होगा? आपका बचा कुचा जो भी मटेरियल होगा वो उस इनफाइनाइट डेंसिटी में समा जाएगा। आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। You cease to exist। एक तरह से आप यूनिवर्स का हिस्सा बन जाओगे, उस अनोखे अनंत पॉइंट का। पर क्या ये तसल्ली वाली बात है? शायद नहीं। क्या सिंगुलैरिटी एक नए यूनिवर्स का दरवाजा है? क्या कोई वर्म होल है जो आपको कहीं और ले जाएगा? ये सब मूवीज और साइंस फिक्शन की बातें हैं। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सिंगुलैरिटी इज द एंड ऑफ द लाइन, द अल्टीमेट डेड एंड, जहाँ पर टाइम खुद खत्म हो जाता है। चलो थोड़ा और टाइम डायलेशन के बारे में सोचते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना माइंड बेंडिंग है कि इस पर बार बार बात करना बनता है। हमने देखा कि बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए आप इवेंट होराइजन में फ्रीज हो जाते हो और आपको क्रॉस करने में अनंत समय लगता है, लेकिन आपके लिए तो टाइम नॉर्मली ही चल रहा है और आप सिंगुलैरिटी तक पहुंच भी गए। पर हाँ, आपकी स्पैगेटी बन गई और कहानी खत्म। इसका एक अजीब मतलब निकलता है जब आप ब्लैक होल में गिर रहे हो और आपके लिए कुछ मिनट या घंटे ही बीतते हैं, लेकिन बाहर के यूनिवर्स में शायद सालों, हजारों सालों या लाखों साल बीत चुके होंगे, क्योंकि ब्लैक होल के एक्सट्रीम ग्रेविटी में आपका टाइम बहुत धीमा हो गया है रिलेटिव टू द आउटसाइड यूनिवर्स। तो क्या इसका मतलब है कि अगर किसी तरह से आप सिंगुलैरिटी पर सरवाइव कर जाते, जो कि इम्पॉसिबल है, बट जस्ट इमेजिन, और आप बाहर झांक पाते, तो आप यूनिवर्स का फ्यूचर देखते। कुछ सेकंड्स में यूनिवर्स की अरबों साल की हिस्ट्री आपके सामने फास्ट फॉरवर्ड हो जाती। ये एक बहुत ही वाइल्ड थॉट है। स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में कुछ सोचा था, लेकिन रियलिटी चेक, आप सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो चुके होंगे और इवेंट होराइजन के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती, तो आप अपना अनुभव किसी को बता भी नहीं सकते। What happens in a black hole stays in a black hole। लिटरली ब्लैक होल से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं जिन्हें टच करना जरूरी है, भले ही वो सीधा गिरने के अनुभव से जुड़ी ना हो। स्टीफन हॉकिंग ने प्रिडिक्ट किया था कि ब्लैक होल्स कंप्लीटली ब्लैक नहीं होते। क्वांटम इफेक्ट के कारण वो बहुत धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ते हैं और मास लूज करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक होल्स भी इटर्नली नहीं रहते, वो भी इवेंचुअली इवेपोरेट हो सकते हैं, लेकिन इसमें इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि हमारे लिए वो प्रैक्टिकली इटर्नल ही है। अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो आप इवेपोरेट होने से बहुत पहले ही सिंगुलैरिटी का शिकार हो जाओगे। क्या ब्लैक होल्स वर्म होल्स होते हैं?
यानी स्पेस में शॉर्टकट जो आपको यूनिवर्स में कहीं और या किसी दूसरे यूनिवर्स ले जाए। फिल्मों में तो यही दिखाते हैं, लेकिन साइंटिफिक थ्योरीज के मुताबिक अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते भी हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ब्लैक होल के अंदर बनने वाले वर्म होल इतने अनस्टेबल होंगे कि आप उनसे ट्रेवल नहीं कर पाओगे, आप सिंगुलैरिटी में ही क्रैश हो जाओगे। तो इंटरस्टेलर जैसे सफर अभी तक के लिए सपना ही है। एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि व्हाइट होल क्या है। व्हाइट होल एक ब्लैक होल का थ्योरेटिकली अपोजिट है, एक ऐसी जगह जहां से चीजें सिर्फ बाहर आ सकती हैं, अंदर नहीं जा सकती। क्या हर ब्लैक होल के दूसरे एंड पर एक व्हाइट होल होता है? अगेन हाईली स्पेक्युलेटिव, कोई एविडेंस नहीं है कि व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं। शायद वो सिर्फ एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी है। तो इन शॉर्ट, अगर आप ब्लैक होल में गिरे तो किसी शॉर्टकट या मैजिकल एस्केप की उम्मीद मत रखना। फिजिक्स इज अ क्रूअल मिस्ट्रेस। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर एक ब्लैक होल के अंदर। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है क्यूरियोसिटी और वंडर से, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और एक्रीशन डिस्क की ब्यूटी से, लेकिन अंजाम होता है स्पैगेटिफिकेशन और सिंगुलैरिटी के अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन में। ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम, सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं। वो हमें ग्रेविटी, स्पेस और टाइम की लिमिट्स के बारे में बताते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स कितना विशाल, कितना अजीब और कितना पावरफुल है। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया और साथ ही साथ आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी व्हाट इफ सिनेरियो के बारे में जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। साइंस फिक्शन राइटर्स और फिल्म मेकर्स ने ब्लैक होल्स को लेकर कई कहानियां बनाई हैं, कुछ सच के करीब, कुछ बिल्कुल काल्पनिक। लेकिन असलियत, जैसा कि हमने देखा, किसी भी फिक्शन से कम माइंड ब्लोइंग नहीं है। हम ब्लैक होल्स के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स हमें इन कॉस्मिक जायंट्स की और बेहतर अंडरस्टैंडिंग में मदद करेंगे। कौन जाने फ्यूचर में हम कुछ ऐसा डिस्कवर कर लें जो आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।